नाज़रीन आदाब, वरदान के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खिदमतम है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप पिछले कई हफ्तों से इस प्रोग्राम को देखते आए और हमने कोशिश की आपको इस हवाले से जानकारी दे दें कि जो मर्द और ख़वातीन में इनफर्टिलिटी की वजूहात होती हैं, वो वजूहात क्या हैं और वरदान किस तरह बच्चे के हुसूल के हवाले से काम करता है पूरे मुल्क में, और पर्टिकुलरली यहाँ पे कश्मीर का जो उनका क्लिनिक है वहां पर। आज के शुमारे में अगर आप ये सोचेंगे कि किस हवाले से बात करेंगे, आज के शुमारे में हम आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे देंगे कि जो इनफर्टिलिटी है इसकी क्या खास वजूहात है। बिल्कुल हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर वरीश कुमार साहब, जिनका हमने ऑलरेडी आपको बता दिया 22 साल का तजुर्बा है इनमें आईवीएफ के हवाले से, और इन्होंने एमडी और पीएचडी इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन किया है। इनका एक सेंटर कनाडा में, यूएस में, और जलंधर में ये पिछले 24 साल से काम कर रहे हैं। अमृतसर में 2016 से काम कर रहे हैं, और यहाँ श्रीनगर में, मगरमल बाग श्रीनगर में 2020 से इनका सेंटर चल रहा है। अगर हम वरदान के हवाले से बात करेंगे कि वरदान का जो ओवरऑल नतीजा है किस तरह से है, तो अभी तक अगर हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे 25,000 से जायद प्रेगनेंसीज हुई हैं वरदान की वसादत से, और आईवीएफ में इनका 70% सक्सेस रेट है। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए हर इतवार को शाम 8 बजे, और शाम के 8 बजे हम आपको जानकारी दे देंगे कि कौन से वजूहात हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो क्वेश्चन लफ्जन मज़ीद इस्वान तुमन बोजन वालन जे यमन न औलाद छु, औलाद के हुसूल खतर कचा कोशिश तो कम किस्म कोशिश करान वरदान अत सिलसिलस में। हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ रखे हुए डॉक्टर वरीश कुमार साहब। डॉक्टर वरीश कुमार साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है हमारे इस खुसूसी शो। थैंक यू वेरी। डॉक्टर वरीश साहब, जैसा कि हमने बता दिया आपके इस जो कहाँ सेंटर चल रहे हैं, प्लस जो आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज है औलाद के हुसूल के हवाले से, तो जैसा कि हमने पिछले कई एपिसोड्स में बता दिया कि कौन सी वजूहात हो सकती हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करना चाहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो इनफर्टिलिटी का सबब बनती है। तो आगाज में ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, या पर्टिकुलरली कश्मीर में अगर हम देखेंगे, तो बहुत टाइम से कुछ ऐसी खवातीन हैं जो अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं, दवाइयाँ लेती हैं प्रेगनेंसी के हवाले से, लेकिन जहाँ उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही तो कुछ और भी उससे इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो नाज़रीन, ये गोडनुक सवाल सोन जो डॉक्टर साहब बस कि तिम खवातीन यमन जन बच्चे छुन बना, तो बच्चे बनने खतर तिम वारियाहस वक्तस दवा खेवान, दवा इस्तेमाल करान। नचु कैंसन मज ये वुचन यवान कि दवा खेन सु छुन बच्चे बनान के, बल्कि तमिक बदलते के मुजिर असरात आसान। तो आगाज में आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह अद्वियात इफेक्ट करता है इन चीजों को, फर्टिलिटी को। देखिए, सबसे पहले तो फयाज जी, हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इनफर्टिलिटी जो है या बेऔलादपन है, ये सिर्फ एक औरत के कारण नहीं हो सकती और ना किसी एक आदमी के कारण हो सकती है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें औरत भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, आदमी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कई जगह पे हमने ये देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में कोई ना कोई नुक्स होता है जिसके कारण एक कपल, एक औरत जो है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती जी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कि नहीं सिर्फ वो एक औरत के कारण ही इनफर्टिलिटी है, या जो ये प्रॉब्लम है सिर्फ औरत के कारण ही हो रही है, ऐसा नहीं है। मेल में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार ये देखा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में कोई छोटी प्रॉब्लम है जिसके कारण एक लेडी जो है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती। हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि फीमेल में ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनको डायग्नोज करना जरूरी होता है जी। जिनको ये जान लेना जरूरी होता है कि इनमें अगर इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसका इलाज क्या है, पहली बात। उस इलाज में कितना टाइम लगेगा, दूसरी बात। और लेडी को किस किस प्रोसीजर्स के साथ गुजरना होगा, ये सब चीजें जो हैं ये एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट
ही जानकारी दे सकता है कपल को, ताकि उनको अच्छे से पता हो कि वो किस तरीके का इलाज शुरू हो उनका, और उनको प्रेगनेंसी हो सके जिसमें उनका टाइम भी कम लगे, उनको बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना करना पड़ सके, और वो जल्द से जल्द फायदा ले सकें उस चीज का। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि औरत में किस किस रीजन से प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो पहली हार्मोन का जो टेस्ट है, उन हार्मोन्स में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक लेडी में नॉर्मल नहीं पाए जाते, और हमने देखा है कि जब उन हार्मोन्स को हम पहले दवाइयों से ठीक करते हैं तो प्रेगनेंसी कई बार नेचुरल अपने आप होने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जब हम देखते हैं कि अगर हार्मोन्स नॉर्मल है तो क्या उसकी बच्चेदानी नॉर्मल है, जी। क्या उसका यूट्रस ठीक है, वो एक अल्ट्रासाउंड से भी बहुत अच्छे तरीके से पता लग सकता है। और कई बार हम लोगों को कुछ एडवांस स्टडी कराने के लिए कलर डॉपलर, जिसको एक एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड टेक्निक कहते हैं, उससे जी। भी हम लोगों को पता लग सकता है कि बच्चेदानी में किस तरीके का कोई अगर नुक्स है तो उसका क्या हल है, उसका क्या इलाज है। जी। अगर बच्चेदानी में किसी तरीके का नुक्स है, जैसे कई बार इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, फाइब्रॉइड है, कोई ऐसे पॉलिप्स हैं या कोई बीमारी और है जिसके कारण यूट्रस की जो बच्चे को पकड़ने की कैपेसिटी है, अगर वो कम है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, कौन सी दवाइयां दी जा सकती हैं, किस तरीके का उनको इलाज शुरू करना चाहिए उस कपल को, इसकी जानकारी एक कपल को देनी बहुत जरूरी है। और जब एक बारी कपल को, एक औरत को, एक आदमी को, जब हस्बैंड वाइफ को ये पता लगता है कि उनकी ये प्रॉब्लम जो है, इसका ये इलाज है, तो डेफिनेटली हमें भी इलाज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और उनको फायदा जो है वो होने में भी बहुत उम्मीद हमारी जो जो आगे आती है। सो अगर बच्चेदानी नॉर्मल है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चेदानी में कोई रसौली नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, तो डेफिनेटली उनको फिर ट्यूब्स का टेस्ट, जी। जिसको कि हम लोग जानते हैं कि जब तक एक कपल 1 साल से अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाया, उनमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद भी उनको बच्चा नहीं रुक रहा है, तो उनको फिर ट्यूब्स का टेस्ट, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ट्यूब्स जो है वो जी। काम कर रही हैं, खुली हुई हैं, उनमें किसी तरीके का कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं है, तो फिर उसके बाद हस्बैंड की बारी आती है कि हम हस्बैंड को भी देखें कि हस्बैंड में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट औरत में हार्मोन्स, बच्चेदानी, अंडा बनने की जो प्रॉब्लम है, वो उसके जो पीरियड्स हैं, महीना जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको माहवारी जो है वो हर महीने रेगुलर आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको टाइम पे अंडा बन के अंडा फूटता है कि नहीं फूटता है, उसकी ट्यूबें खुली हुई हैं, काम करती हैं या नहीं करती हैं, ये सारे जो टेस्ट हैं वो लेडी पे किए जाते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि लेडी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें मर्द की तरफ देखना चाहिए कि जी। कहीं मर्द में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो जब मैं औरत की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स ठीक हों, बच्चेदानी ठीक हो, ट्यूब्स खुली हों, अंडा टाइम पे बन रहा हो, और उसके बाद भी एक लेडी को प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है, तो हम लोग हस्बैंड के टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमें ये पता लग जाए कि उसके स्पर्म नॉर्मल है कि नहीं है, पूरे हैं कि नहीं है, स्पर्म में एबनॉर्मल स्पर्म या मरे हुए डेड स्पर्म ज्यादा तो नहीं है। सो स्पर्म के ऊपर भी, जिसको हम कश्मीर में मनी बोलते हैं, कि मनी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज को भी एक बार देख लेना जरूरी होता है, ताकि हमें पता लग सके कि हम उनको किस तरह की दवाइयां दें, किस तरीके की उनकी जो डाइट्स है उसको चेंज करें, उनका लाइफस्टाइल, रहने का, खाने पीने का जो तरीका है उसको बदल सके, ताकि अगर उनका इफेक्ट स्पर्म की क्वालिटी पे पड़ता है तो उसको ठीक किया जा सके मेडिसिन दिए बगैर। और अगर मेडिसिन की भी जरूरत पड़े तो कुछ खास तरह की दवाइयां ही यूज की जाए, जिससे कि उनको उसका इफेक्ट आए, उससे उनको फायदा हो, और वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब हो, उनको कुदरत से बच्चा हो। ये हमारी कोशिश होती है, ताकि उनको किसी भी प्रोसीजर के ऊपर ना जाना पड़े, किसी भी तरीके के इलाज और ना कराने पड़े। सो हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल हो, वाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, कुछ खास तरह की दवाइयां देके डेफिनेटली उनकी प्रेगनेंसी को बेटर करने के लिए, जिसको कहते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स, जिसमें कि बच्चा कुदरत से रुकने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और पेशेंट्स को उससे फायदा भी होता है। सो नॉर्मली इस तरीके के इलाज के साथ एक
कपल जो है वो प्रेगनेंसी जी। अचीव करने में कामयाब भी होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें ये प्रॉब्लम थी, अगर उनकी जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिसिन के साथ उनको फर्क पड़ जी। सकता है, ये है मेरा मानना है। जी। तो नाजरीन यित कन तुम बूजू डॉक्टर हरीश कुमार सबन फरमो कि सून युस जन वरदान सेंटरन मजन यम सात ते कह कपल यवान छु ये शिकायत है जे आया तमन छुन बच बनान, चाहे वरी छु गोमुत या दवा छुन अच वटित खुन, दवा छुन बेवाई खुन। वन अगर वरदान कत करो, वरदान क्या करान यम सात वरदान सेंटरस पे गछान यित जन डॉक्टर हरीश कुमार सबन वोन यमो फरमो जे गोडनेथ हसा इवैल्युएशन करान यस जन लेडी छ, यानी लेडी मज क्या वुचुन यह समझन जरूरत अस सारे जे यम जन अमिस हार्मोन्स तिम हार्मोन्स छा अमिस लेडी ठीक, यानी हार्मोन्स यम जन छ हार्मोनन छ सो क्षमता कि यमो सु बच्चे हेकि बनि। गो अख चीज गोड छ यिवान वुचन। दोयम चीज छ यिवान वुचन कि युस जन बच्चे दिन यह छा ठीक, अत मा कुन किस्म कह प्रॉब्लम, अत मा कुन किस्म कह मतलब यथ जन फेब्राइड वनान या बदल कह तकलीफ मा गो यह एग्जामिन करने। अम पतन अगर यम सारी चीज ठीक नेरान अम पत ट्यूब्स वुचन, यानी यथ मज जन बच्चे स्टार्टस मतलब आगाज सपदान सह ठीक गो तिमन हुन टेस्ट कर तम पत यम सात बास कि ना आया यह खातून यह यह ठीक प्रॉब्लम कह, मगर तम पत बच्चे बना तेल क्या वजह। अम पत वरदान इन्वेस्टिगेशन करान वन अकिस मर्दस, यानी मर्दस अम पत यह वुचन कि युस जन अम सुन मर्द सुन अत मज अमल दखल अम सुन स्पर्म ठीक, अच्छा काउंट ठीक, अत मा कुन किस्म प्रॉब्लम, तो अम पत सजेस्ट हेकान कर कह दवा दुन तो गोडनेथ कोशिश यह सपदान जे नेचुरल तरीकस मजन सपद औलाद। तो डॉक्टर वरीश साहब, हमारे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कश्मीरी लैंग्वेज जो है उसको समझते हैं दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो हमने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा जो आपने अभी रिप्लाई दे दिया इसको हम ट्रांसलेट करके कश्मीरी वर्जन में इनको बता दें। तो आपने ये बिल्कुल वाज़ह कर दिया कि किस तरह से वरदान के पास एक कपल आता है, फिर हम पहले इवेलुएट करते हैं एक फीमेल को, उसके बाद इवेलुएट किया जाता है एक मेल को। अब ये जो आप किसी नतीजे पे पहुंच गए, क्या करना है अभी? तो अभी अगर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीजन के हवाले से, हमें ये बताइए यहाँ पे ज्यादातर अगर देखा जाता है तो लेट मैरिज के यहाँ पे मतलब कत करान युस जन ये चीर खानदर करुन वारियास टाइमस प्यारुन तम पतन खानदर करुन तथ मा अत सत कह वाट। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि इनफर्टिलिटी का क्या कोई ताल्लुक है इस लेट मैरिज के साथ? डेफिनेटली फैज, उम्र का एक बहुत बड़ा एक रोल है जी। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में भी कहीं पे भी जो मैरिज की एज है वो 25 साल से लेके 28 साल में अगर एक लेडी की मैरिज हो जाती है, मतलब मेल एंड फीमेल मैरिड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेचुरल तरीके से ज्यादा होते हैं। जी। कोई भी लेडी, कोई भी मर्द अगर सपोज मैरिज लेट होती है तो उनकी जो एग बनने की क्वालिटी है फीमेल में, उसके ऊपर कई बारी सवाल आ जाता है, क्योंकि हर महीने जो एग बन रहा है, क्योंकि उसको माहवारी जो है वो 12, 13, 14 साल की उम्र में शुरू हुई और उसके बाद हर महीने वो अपने एग बना रही है, बट क्योंकि मैरिड नहीं है तो इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है एग की क्वालिटी जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। एग की क्वालिटी खराब होने से कई बारी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं आ पाती। फिर जब मैरिज लेट होती है तो फिर सोचते हैं कि इतनी लेट मैरिज हो गई है, मेरी इतनी उम्र हो गई और उसके बाद भी अभी तक मेरे को प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वो डॉक्टर्स के पास जाके ये कहते हैं कि हमें जल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए कुछ दवाइयां दें। तो कई बारी रेगुलर मेडिसिन एग बनने की खाने से भी जो एग बनने की कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये देखा है कि बारी बारी वही मेडिसिन खाने के बाद अगर किसी लेडी को फायदा नहीं हुआ है तो उस मेडिसिन का असर भी जो है वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। खासकर जैसे आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसी लेडीज हैं
जो पीरियड्स के दूसरे दिन, महीना आने के दूसरे दिन 5 दिन का कोर्स है, एक लेडी ने कम से कम 15-15, 20-20 महीने वो दवाई खाई हुई है। बट इंटरनेशनली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कोई भी लेडी जिसने 6 महीने से ज्यादा अगर वो दवाई खा ली है या 6 महीने की दवाई खाने के बाद भी जी उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है तो डेफिनेटली उस मेडिसिन का जो बॉडी में असर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनका जो एग बनने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। सो कश्मीर में ये प्रैक्टिस ज्यादा है कि महीना आया उसके दूसरे दिन दवाई दी, ये कह के कि इससे बहुत अच्छे अंडे बन जाएंगे और तुम्हें इस महीने प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 6 महीने उस दवाई को लेने के बाद भी किसी लेडी में प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, जहाँ पे उनकी ट्यूब्स खुली हो, उनके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके यूट्रस बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनमें आपस में भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन ना हो और प्रेगनेंसी अगर वो 6 महीने की दवाई खाने के बाद नहीं होती तो डेफिनेटली उनको ये अपना ट्रीटमेंट जो है अपने कंसल्टेंट से पूछ के चेंज करवाना चाहिए, बदल देना चाहिए, ताकि उनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाए जिनसे कि उनको प्रेगनेंसी होने में एक तो आसानी हो और दूसरा अगर उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उनको फिर आईवीएफ या आईयूआई या बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स जिनके साथ एक प्रेगनेंसी को बढ़ाने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, वो सब कुछ जो है उसको कर लेना ज्यादा जरूरी होता है। एक डॉक्टर को भी बहुत अच्छे से समझ है कि उसको किस तरीके का इलाज दिया जाए ताकि उसको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी अचीव हो सके। एज फैक्टर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि एक लेडी जल्दी शादी कर ले, बट शादी जितना जल्दी होगी प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने बेटर है, हेल्दी बेबी होने के चांसेस उतने बेटर हैं, क्योंकि ज्यादा एज के बाद प्रेगनेंसी होने के बाद कई बारी बच्चा जो है उसकी ग्रोथ भी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती। कई बारी ऐसा देखा गया कि बच्चे जो है वो थोड़े से कमजोर या प्री मेच्योर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब किस किस्म की एज आप प्रेफर करते हैं, मतलब लेडीज में या जेंट्स में? देखिए फयाज जी, मैं अगर कहूंगा तो कोई भी लेडी जिसकी उम्र 25 से 28 साल है इज ए आइडियल एज, बहुत बढ़िया उम्र है किसी भी लेडी में प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए भी। अर्ली एज में शादी मींस 25 साल से 28 साल के बीच में अगर शादी, क्योंकि इस टाइम तक जो पढ़ाई लिखाई है वो भी नॉर्मली पूरी हो जाती है, बेशक किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या कुछ भी आगे पढ़ाई करनी है। सो एक लेडी की जो मतलब मैरिज एज है वो अगर 25 से 28 साल की है और मेल की जो एज है वो 27 से 30 साल है तो आई थिंक ये एक आइडियल एज है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो अर्ली मैरिज में मींस जैसे 25 साल तक लेडी की अगर शादी हो जाती है तो डेफिनेटली उनमें प्रेगनेंसी जल्दी होने की उम्मीद होती है, बहुत ज्यादा इलाज कराने की जरूरत नहीं होती। मेल में कितना बताया आपने एज? मेल ऑलमोस्ट 27 से 30 साल। 27 अगर इस एज में एक मेल की शादी हो रही है और 25 से 28 साल में एक फीमेल की शादी हो रही है, आई थिंक आइडियल एज है। और मैंने देखा है कि इस मैरिज एज में अगर कपल होता है तो डेफिनेटली उनको बहुत सारा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता प्रेगनेंसी अचीव करने में और नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो नाज़रीन इतने तक बुजुर्ग डॉक्टर साहब होन की यजन एज हुन अमल नखल अत मजन यमो फरमो के यमजन मतलब लेडीज शहस तिहिज एज अगर 15 पे 18 था आसे ये बिल्कुल परफेक्ट एज अत मज खास मतलब अत ये फायदे कि युजन बच्चे हेकान बनिथ ठीक पठन बे युजन बच्चे बन सह हेल्दी हेकान गो खातून यजन खातून हिज एज गि 15 पे 18 वरी तान वन अगर मर्द सज कत करो तो मर्द सस हवाल फरमो यमो कि 18 पे 30 वरी तान परफेक्ट एज कि यथ एज मज बच्चे बन चांसेस कि तथ मज हे ज्यादा प्रॉब्लम गो वो अत नतीजस कि अगर लेट मैरिज करो यह कारण बच्चे न बन। तो ये प्रोग्राम की वसात ये समझान हम ये समझते हैं कि क्या रीजन है, कम वजूहत तिम यमो कन मतलब बच्चे बनान यमो कन मतलब कह कपल्स वुचान 8 वरियो पे 10 वरियो पे सिर्फ अथ तशवीशस मज अथ तलाशस मज कि आया बच्चे बनने वजूहत क्या समझो
कि आया अगर बच्चुन बनान तमुक कारण क्या है, तमुक रीजन क्या है, तमुक वजह क्या है। यह चीज वेसनावान तो वनकस कत करान कि कम वजूहत यमो सतन जन बच्चे हेकान बनित, चूंकि पत पन्ने अलग अलग लंज यिथ कन यमो डॉक्टर साहब गोड़े फरमो तुम थो पूरे जहनस मज यमो वोन जी इनफर्टिलिटी हुंद रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हार्मोन आसने या तम वे फरमो यमो कि मतलब पे इन्वेस्टिगेट कर जन बच्चे दिन तथ मज का प्रॉब्लम ट्यूब एवेलुएशन कर मर्दस एवेलुएशन कर गो समझुन कि आया प्रॉब्लम क्या। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस हवाले से कि लेट मैरिज के हवाले से आपने बता दिया, अब जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जिन हार्मोन के हवाले से आपने बात की, तो क्या ये एक रीजन हो सकता है ये बच्चा न बनने के हवाले से? देखिए, हार्मोन्स मेल में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, फीमेल में उससे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फीमेल में हार्मोन जो है वो एक बहुत वाइटल फैक्टर है। और नॉर्मली हमने ये देखा है कि फीमेल में हार्मोन्स का एबनॉर्मल होना ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल्स जी। सो फीमेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स किस किस तरीके से ठीक किए जा सकते हैं, क्या वो ठीक हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये भी एक डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि इस हार्मोन को इन मेडिसिन के साथ वो ठीक कर सकते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको ठीक करने के बाद भी अगर लेडी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर डिफरेंट तरीके के इलाज जो हैं वो उनको बताए जाते हैं ताकि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव हो। अगर मेडिसिन से ठीक होने के बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही तो फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं फयाज जी, जिसके इस्तेमाल से मेडिसिन देके और या प्रोसीजर्स के इस्तेमाल से उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में हम लोग कामयाबी हासिल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कपल्स जो हार्मोन्स को ट्रीट करने के बाद प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब हुए, उनके घर में आज खुशियां हैं, उनके घर में हेल्दी बच्चे हैं। नाज़रीन इतने तय वुचु कि डॉक्टर साहबन कर वजाहत कि हार्मोन यम जन हार्मोन अगर न अकिस मर्दस या खातून मजन आसन तो तम सतन प्रॉब्लम गसान, तम सत बच्चे हेकान बन, चूंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या गो इन हार्मोन मज कत्या किस्म अच्छी वजाहत करने जरूरत। तो चूंकि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इस हवाले से हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बिल्कुल हमारा ये प्रोग्राम जो है वरदान प्रोग्राम, ये हर इतवार को शाम 8 बजे आप डीडी कशिप पे देखते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर वरीश कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अगले प्रोग्राम में आपको फिर दावत दे देंगे। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।